गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग अपना इनकम टैक्स का बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो डिसअलाउड होते हैं, ठीक है, यानी कि अस्वीकृत व्यय होते हैं। कुछ होते हैं जो स्वीकृत होते हैं लेकिन हम डेबिट करना जिन्हें भूल गए हैं, लेस नहीं किया था। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं थी, उन्हें हमने हटा दिया, लेस कर दिया। और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिस पर हमें एडिशनल डिडक्शन मिलती है, उसे हम फर्दर लेस कर देते हैं। और इस तरह से हम अपने प्रॉफिट्स बिजनेस हेड में कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों देखिए, इसी सीक्वेंस में हम आज आगे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि एक्सप्रेसली अलाउड हैं, यानी कि स्पष्टतया स्वीकृत खर्चे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोविजंस है ना, जो मैं अलाउड किया आपको, अब हम स्टडी करेंगे, ये इस इनकम टैक्स में ही पर्टिकुलर अलाउड एक्सपेंसेस हैं। देखिए, इस कैटेगरी में सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस आता है बच्चों, इसमें आपको हम स्टडी करने से पहले ये देख लें, आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कहाँ आपसे ये बात कह रही हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड है, आयगत खर्चा है या पूंजीगत खर्चा अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। कुछ जगहों पर केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड हैं और कुछ पर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों होते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों, इस कंडीशन में सबसे पहले हमारे अलाउड एक्सपेंसेस, स्वीकृत खर्चे, सबसे पहला हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू बिल्डिंग। हमारी असेट्स में सबसे पहला पार्ट आता है बिल्डिंग। अगर कोई भी बिल्डिंग आपके बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है तो फिर उससे रिलेटेड आपका सबसे पहला एक्सपेंडिचर होगा रेंट। अगर आपने कोई भी रेंटेड हाउस, रेंटेड बिल्डिंग ली हुई है तो फिर उसका किराया अलाउड होगा। आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, किराए से ली गई बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरा, उसके लिए अगर आप कोई भी रिपेयर्स देते हैं, अब यहाँ रिपेयर्स के लिए एक बात है कि किराया तो हमने किसी दूसरे की बिल्डिंग थी तो ही अलाउ किया। आपकी अगर खुद की बिल्डिंग है तो उस पर हम कोई नोशनल रेंट नहीं मानेंगे, कोई अनुमानित किराया नहीं लेस किया जाएगा। लेकिन अगर आपने रिपेयर्स का कोई भी काम किया है, ठीक है, चाहे वो आपका खुद का घर है या रेंटेड हाउस है, तो उस पर दोनों की छूट आपको मिलेगी। ओन और रेंटेड बोथ आर अलाउड, किराए का हो या खुद का। अगर आपने उस पर रिपेयर्स किया है, रिपेयर्स पे कोई खर्चा किया है तो उसकी आपको छूट देंगे। लेकिन फिर ध्यान रखिए, केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस की छूट यहाँ पर दी जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई छूट नहीं दी जाती है। देन रेंट ऑफ लैंड या रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, अगर आपको भूमि पर कोई भी आप लगान पे कर रहे हैं, ठीक है, लैंड से कोई रेवेन्यू है, कोई भी म्यूनिसिपल टैक्सेस है आपके, या फिर कोई फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपने कोई फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है उस बिल्डिंग का, तो फिर ये सारे एक्सपेंसेस आपके अलाउड एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही अलाउड होंगे। तो हमारे बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? रेंट, अगर रेंटेड बिल्डिंग है तो उसका किराया बिजनेस का खर्चा होगा, क्योंकि वो बिजनेस की यूज़ में आ रही है। आपने उस बिल्डिंग की कोई रिपेयरिंग की, चाहे खुद की है चाहे किराए की, दोनों पर अलाउड है। आपने उस बिल्डिंग में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, वो भी अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर कोई भी लैंड का रेंट दिया है या कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं तो सारे खर्चे इसमें अलाउड होंगे। ठीक है, ये हमारे बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। सेकेंड कैटेगरी में देखिए, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। बच्चों, सबसे पहले बिल्डिंग ली हमने, हमारी फिक्स एसेट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही आते हैं, हमने डेप्रिसिएशन में भी यही हेड्स पढ़े थे। अगर हमारा फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, इस पर अगर आप कोई भी रिपेयरिंग का या कोई भी इंश्योरेंस का खर्चा करते हैं तो वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। इंश्योरेंस तो रेवेन्यू ही होगा, लेकिन रिपेयरिंग अगर आपने कैपिटल नेचर की कर दी, आपने अपनी फिक्स एसेट बना ली और फिर उसकी आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो नो, दैट्स नॉट फेयर। यहाँ पर आपको उसकी कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। केवल रेवेन्यू नेचर, आयगत प्रकृति की अगर आपने कोई भी मरम्मत, रिपेयरिंग की है तो फिर उसका यहाँ पर छूट दे दी जाएगी, कोई भी अगर आपकी फर्नीचर या प्लांट मशीनरी से रिलेटेड है तो। ठीक है, तीसरा, डेप्रिसिएशन अलाउड एज प्रिस्क्राइब्ड। हमने आगे पढ़ा था सेक्शन 32, हमने डेप्रिसिएशन में देखा कि किस किस तरह से हम हाउस पर 5% भी था तो 40% भी था। इसी तरह से हमने देखा था कि प्लांट एंड मशीनरी हैं, कार हैं, अलग अलग कैटेगरीज थी जिस पर मैक्सिमम 40% तक डेप्रिसिएशन अलाउड था। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट्स पर 25% डेप्रिसिएशन अलाउड था, लेकिन गुडविल पर ऐसा नहीं था, लैंड पर भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। हम लास्ट 2 लेक्चर्स में डेप्रिसिएशन स्टडी करके आए हैं,
ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन अलाउ करना है। और बच्चों, बिजनेस हेड में डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप बिजनेस का कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना इस हेड का, इस चैप्टर का, तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना ही होगा। आपको देखना होगा कि इसने जितना डेप्रिसिएशन दिया है क्या सच में, क्या सही में उतना ही डेप्रिसिएशन आता है, या फिर हमारे जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कम ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारा 180 डेज़ वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। अगर 180 डेज से कम है तो 6 मंथ्स, 180 या उससे ज़्यादा है तो 12 मंथ्स। ओके, तो इस तरीके से हम ये हमारे एक्सप्रेसली अलाउड एक्सपेंसेस हैं। फिर इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट हमारा क्या आता है। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा साइंटिफिक रिसर्च पर खर्च। साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा थर्ड हेड साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से डेप्रिसिएशन आपको कंपल्सरीली कैलकुलेट करना होगा, वैसे ही साइंटिफिक रिसर्च भी मैक्सिमम पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च पर कोई भी खर्च करते हैं, कोई भी व्यय करते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको बिजनेस हेड में एक्सपेंस की फॉर्म में छूट दी जाती है। आप उसे माइनस कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स में से, लेकिन कितना अमाउंट आप माइनस कर सकते हैं, इसके लिए हम इस साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा करदाता जब अनुसंधान के व्यय स्वयं करता है, इफ़ साइंटिफिक रिसर्च वर्क इज कैरीड ऑन बाय असेसी हिमसेल्फ। ठीक है, यानी कि एक कैटेगरी में जब आप, चाहे आप इंडिविजुअल है, चाहे आप फर्म है, चाहे आप कंपनी है, आप रिसर्च वर्क खुद करते हैं या खुद करवा रहे हैं, है ना, इस पर खर्चा आप खुद कर रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी हो सकती है जबकि आप बाहर आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस को ये पेमेंट करते हैं, बाहरी संस्थाओं को आप पेमेंट करते हैं और वहाँ पर आप रिसर्च वर्क करवाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च का वर्क करवाते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हो गई। तो इसमें पहली कंडीशन देखिए, जब करदाता खुद साइंटिफिक रिसर्च का वर्क कर रहा है तो फिर उस कंडीशन में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर को हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बच्चों पूरी तरह से अलाउड होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड किसी भी तरह के रेवेन्यू एक्सपेंसेस की पूरी कटौती आपको दी जाती है, फुल डिडक्शन। अगर आपने 1 लाख खर्च किया तो 1, 2 तो 2, 5 तो 5 और 10 तो 10। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिए, इफ अमाउंट स्पेंट बाय असेसी, दिस इज असेसी, ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी एक्सेप्ट परक्विजिट्स टू एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि अगर साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए एम्प्लॉयज़ को आप किसी भी तरह की कोई भी सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, अलाउड खर्चा है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट परक्विजिट्स, अगर आप उसके लिए उन्हें कोई अनुलाभ दे रहे हैं, कोई सुविधाएं दे रहे हैं, कोई रहने का घर देते हैं, नौकर देते हैं, माली देते हैं, आने जाने के लिए गाड़ी देते हैं, किसी भी तरह का कोई भी अनुलाभ परक्विजिट आप उनको पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर वो इसमें डिडक्टेबल नहीं होगा, उसकी कोई कटौती यहाँ पर नहीं दी जाएगी। सैलरी की फॉर्म में आप उसे जो पे कर रहे हैं उसकी छूट दी जाएगी। दूसरा, सेकेंड, और परचेज ऑफ मटेरियल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित किसी भी तरह का कोई मटेरियल परचेज किया है, कोई सामग्री क्रय की है, कब? विद इन द 3 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय आरंभ होने के पहले 3 सालों में। सपोज़ कीजिए मेरा बिज़नेस आज 2020 में स्टार्ट हुआ और अगर इसके लिए मैं 17 से कोई पेमेंट कर रही हूँ, मैं अपने बिज़नेस के लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च करवा रही हूँ, उसके लिए मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई सैलरी दी जो साइंटिफिक रिसर्च का वर्क कर रहे हैं, स्पेसिफाइड है, या फिर अगर मैंने इस साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई मटीरियल परचेज़ किया पिछले 3 सालों में, कौन से पिछले 3 साल? बिज़नेस स्टार्ट होने के पहले के 3 साल, तो फिर उसकी पूरी छूट मुझे यहाँ पर दे दी जाएगी। ऑल अमाउंट इज़ डिडक्टेबल। किसमें? जिस ईयर में बिज़नेस स्टार्ट हुआ उस प्रीवियस ईयर में उसकी छूट दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन परक्विजिट्स की नहीं दी जाएगी। साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए एम्प्लॉयज़ की सैलरी और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी सामग्री आप क्रय करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस की छूट देते हैं। तो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस की सब डिडक्शन हम दे देंगे साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, बस परक्विजिट्स की छूट नहीं देंगे, इतना आप याद रख लीजिए। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, यहाँ पर मैंने यही लिखा है, ऑल आर अलाउड इन प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। ठीक है, अगर ये पिछले 3 सालों में आपने कोई खर्चा किया है तो उसकी छूट कब दी जाएगी? जिस साल में आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। भाई आपका बिजनेस तो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तभी तो आपको किसी तरह की कोई डिडक्शन दी जाएगी, क्योंकि तभी आपकी कोई इनकम होगी और तभी आप पर कोई टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो उस ईयर में कैलकुलेट की जाएगी।
कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय सारा अलाउड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइंटिफिक रिसर्च को प्रेफरेंस दी गई है, इसीलिए आपने अगर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी पूंजीगत खर्चे कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सब अलाउड होगा, लेकिन एक्सेप्ट परचेस ऑफ लैंड। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, भूमि को आप खरीदते हैं, तो उसको खरीदने से संबंधित कोई भी खर्चा यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा। फिर इसमें भी यही प्रोविज़न इसकी तरह यूज़ होगा। अगर आपने किसी भी तरह का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च के लिए बिजनेस स्टार्ट होने के जस्ट पहले के 3 सालों में किया है, 3 साल से पहले नहीं, 3 सालों में किया है, तो उसकी छूट आपको जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ उस साल दे दी जाएगी। क्लियर? इस तरीके से हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, लेकिन ये कौन सी कंडीशन है? जब साइंटिफिक रिसर्च असेसी खुद कर रहा है, करदाता स्वयं कर रहा है। लेकिन अगर ये साइंटिफिक रिसर्च बाहर करवाया जाता है तो फिर क्या होगा? उसके पहले इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, उसे हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड एक और प्रोविजन की मैं बात कर रही हूँ आपसे। साइंटिफिक रिसर्च के, वैज्ञानिक अनुसंधान के अशोधित पूंजीगत व्यय, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। कई बार ऐसा होता है कि जो साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है ना, हमारे पूंजीगत व्यय, हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते हैं या प्रॉपर प्रॉफिट्स नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, तो इस कारण हम उन पूरे के पूरे एक्सपेंसेस को लेस नहीं कर पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम उनका क्या करेंगे? जनरली हम क्या करते हैं कि बिज़नेस में हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, लॉसेस माइनस करते हैं। अगर हमें लॉसेस अकर होते हैं, अगर कोई एक्सपेंसेस रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं, या फिर बिज़नेस की जो भी लॉसेस हैं वो इनकम टैक्स में प्रॉपर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे बच्चों? जिस तरह से हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन यानी अशोधित हास का करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अशोधित हास का क्या मतलब होता है? हमने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पूरा पढ़ा। कई बार क्या होता है कि हमें बिजनेस हेड की इनकम में से डेप्रिसिएशन लेस करना होता है, लेकिन हमारी इनकम इतनी नहीं होती कि हमारे पूरे डेप्रिसिएशन कवर कर सकें। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, यानी कि जिस डेप्रिसिएशन की पूर्ति हम बिजनेस हेड की इनकम से नहीं कर पाते हैं, फिर हम उस ईयर की अदर इनकम्स, सैलरी को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस की इनकम को हम सैलरी से पूरा नहीं करते हैं। तो बिजनेस हेड का अगर कोई भी ऐसा डेप्रिसिएशन है जिसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस हेड की इनकम से, तो हम उसे सैलरी के अलावा दूसरे हेड्स की इनकम से पूरा करने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे पूंजीगत लाभों से, कैपिटल गेन से, या फिर हमारी हाउस प्रॉपर्टी से, या फिर अदर सोर्सेज की इनकम से हम उसे पूरा करने की उसे कोशिश करते हैं। अगर वो तब भी उससे कॉम्पनसेट, उससे पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर ऐसे डेप्रिसिएशन को अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन यानी अशोधित हास बोला जाता है, यानी कि जो पूरी तरह से उस ईयर की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाया है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम उस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे के सालों में ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर में हम उसे सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उस ईयर की बिजनेस की इनकम से उसे पूरा कर दिया जाए। अगर वो उससे नहीं हो पाता है तो फिर सैलरी हेड को छोड़कर अदर हेड से उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हर साल आगे ले जाते जाएंगे। जिस साल जाके वो पूरा हो जाएगा एब्जॉर्ब, उस साल वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो हम उसे कितने भी सालों तक आगे ले जा सकते हैं। जनरली सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हम जो करते हैं, हानियों को आगे ले जाना और उनकी पूर्ति करना, ये 4 या मैक्सिमम 8 सालों के लिए ही पॉसिबल होता है ना। लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में कोई लिमिट नहीं है, आप इसे कई सालों तक आगे ले जाके पूरा कर सकते हैं। तो मेरी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर किसी भी तरह का अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसका भी वही ट्रीटमेंट होगा जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का होता है। क्लियर? देन इसके बाद इसमें एक प्रोविजन देखिए, प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कई बार क्या होता है कि आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी एसेट खरीदी है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, एसेट खरीदी, तो
आपको उस असेट पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की पूरी एग्जाम्पशन मिल गई, डिडक्शन मिल गई। हमने अभी अभी पढ़ा कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अलाउड हैं एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने उस असेट को किसी अदर यूज़ में नहीं लिया। जो चीज़ साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदी गई थी उसका यूज़ केवल और केवल साइंटिफिक रिसर्च में ही होगा, अदर्स में नहीं होगा। किसी और पर्पज़ में यूज़ ना करके आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, किसी अदर यूज़ में ना लेकर आप उसको अगर सेल कर देते हैं तो फिर इस कंडीशन में उससे जो अमाउंट रिसीव होगा वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। हमने बात की थी, अगर हमने किसी भी एक्सपेंडिचर की छूट ली है, डिडक्शन ली है, और फिर बाद में हमें अगर उसकी एवज़ में उसकी जगह कुछ भी इनकम हो जाती है तो फिर वो इनकम टैक्सेबल होगी। जस्ट बिकॉज आप उसकी पहले छूट ले चुके हैं, आपने उस पर टैक्स पे नहीं किया था, लेकिन अब इनकम हो रही है उसके ट्रांसफ़र से, तो आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। वही हम यहाँ पर करते हैं बच्चों। अगर हमें कोई भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च की किसी भी एसेट को ट्रांसफ़र करने से, उसको बेच देने से, हस्तांतरण करने से अगर कोई भी प्रॉफिट्स होंगे तो उन प्रॉफिट्स पर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, इसमें हमें दो चीज़ें दी जाती हैं। इन दोनों में से जो मिनिमम वाला अमाउंट होगा वही हमारा टैक्सेबल होगा। आपको जो भी आपने विक्रय मूल्य लिया, सेलिंग प्राइस प्लस डिडक्शन अलाउड, आपने उसमें पहले कितनी कटौती ली थी, कितनी डिडक्शन ली थी, वो इन दोनों का टोटल माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन असेट। आपने उस असेट को खरीदने में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, आप उसे माइनस कर देंगे। इसका जो भी बैलेंस आया वो, या फिर अलाउड डिडक्शन, यही वाली आपने उस पर कितनी डिडक्शन ली थी, दोनों में से जो भी कम होगा ना उतना ही अमाउंट आपका यहाँ पर फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब है आप उस साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को सेल मत कीजिए, अगर आप सेल करेंगे तो फिर से टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? देखिए, जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मेरा परचेज प्राइस यानी मैंने एक एग्जाम्पल लिया। सपोज़ कीजिए मेरा परचेस प्राइस है 20,000 रुपी, मेरी डिडक्शन है 15,000 और मेरा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 28,000। तीनों चीज़ें मुझे दी गई हैं। मैंने साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ आने वाली कोई एसेट थी जिसे कि मैंने 20,000 में ख़रीदा, उस पर मैं पहले 15,000 की डिडक्शन ले चुकी हूँ और उसको मैंने 28,000 में बेच दिया बिना किसी अदर यूज़ के। तो फिर मुझे कितने अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा? अब मैं सीधा सीधा 28,000 पर टैक्स नहीं दूंगी, नो। इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये वाला प्रोविज़न यूज़ करूँगी। फर्स्ट प्रोविज़न क्या था? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 28,000 प्लस डिडक्शन कितनी मिली थी मुझे? 15,000। इसमें से माइनस कर दीजिए परचेज प्राइस 20,000। तो देखिए कितना आया इसमें? 23,000 रुपी। फर्स्ट ऑप्शन तो कहता है कि 23,000 रुपी टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन सेकेंड ऑप्शन ने क्या बोला? अलाउड डिडक्शन। मुझे केवल 15,000 की डिडक्शन 15,000 रुपी। अब आप देखिए, जब मैंने डिडक्शन ही 15,000 की ली थी तो फिर 15,000 से ज़्यादा टैक्सेबल क्यों कर रहे हैं आप? तो इस कंडीशन में दोनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, 15,000 कम है तो 15,000 पर ही बिजनेस हेड की इनकम में टैक्स देना होगा मुझे। क्लियर? तो इसका मतलब जो टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा वो कितना अमाउंट शामिल होगा? 15,000 का। दूसरी बात देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इस एसेट को 20,000 में ख़रीदा था और मैंने इसे 28,000 में सेल कर दिया। भाई आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, जब मैं आपसे बात कह रही हूँ कि मुझे हर इनकम पे टैक्स देना है तो आप कहेंगे कि मैम 20,000 में ख़रीदा और 28 में 28 में सेल किया, 8,000 का बेनिफिट तो इसने फिर भी यहाँ पर ले लिया यूज़ करने के बावजूद। जितनी डिडक्शन ली वो तो पूरी टैक्सेबल हो गई। अभी जो 8,000 का डिफरेंस है ना, ये इसका कैपिटल गेन है, पूंजी लाभ है, और इस पर आगे कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि 15,000 तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा और 8,000 जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का और परचेज प्राइस का, वो कहाँ टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, पूंजीगत लाभों में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो भी साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च होगा उस पर इस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, आयगत व्ययों की पूरी छूट दे दी जाएगी और पूंजीगत व्ययों में लैंड को छोड़कर, सब भूमि को छोड़कर सारी छूट दे दी जाएगी। और अगर व्यवसाय स्टार्ट करने के पहले 3 सालों में कोई खर्चे किए हैं तो उसकी छूट जिस साल आपने व्यवसाय आरंभ किया उस साल दे दी जाएगी। लेकिन अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए कोई भी कर्मचारी हैं, उनको कोई परक्विजिट्स अनुलाभ दिए हैं तो उसकी छूट नहीं दी जाएगी।
क्लियर? ये हमारा था जब हम एसएससी खुद अपना साइंटिफिक रिसर्च वर्क कर रहा है। लेकिन अगर वो ये रिसर्च वर्क आउटसाइड बाहर की संस्थाओं से करवाता है तो फिर बच्चों उस कंडीशन में हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च की रिबेट है, यहाँ तो 100% ही थी मैक्सिमम, वहाँ पर बढ़कर 150% हो जाती है ना। तो अब इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे किस तरीके से आउटसाइडर इंस्टीट्यूशंस को अगर हम कुछ भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए पे करते हैं तो हमें कितनी डिडक्शन दी जाती है, और इसके अलावा और कौन कौन से एक्सप्रेसली अलाउड डिडक्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, आप इन प्रोविजंस को अच्छे से मग अप कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि जितनी बार आप इन प्रोविजंस को पढ़ेंगे और लिखेंगे उतना ही आपको लर्न होंगे। फिर आगे जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आराम से